पहले भाग में हम लोगों ने 53 प्रश्नों को हल किया था। 54वां प्रश्न देखते हैं। सल्तनत कालीन मजलिस आम या मजलिस खलवत का क्या स्वरूप या कार्य था? तो इसका उत्तर है सी, सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्रों अधिकारियों की परिषद थी। सुल्तान इनसे महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श लिया करता था। अब इनकी सलाह जो थी मजलिस खलवत की, सुल्तान पर बाध्यकारी नहीं थी। सुल्तान चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? तो पहला है काजी उल कुज़ात, ये न्याय विभाग का था, तो ये गलत हो गया। दूसरा है मजलिस खलवत, ये 54वां प्रश्न में देखा है कि ये सलाहकारी संस्था से जुड़े थे। तीसरा ऑप्शन है वज़ीर। वज़ीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वज़ीर सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन में प्रधानमंत्री की हैसियत रखता था। एक इतिहासकार हैं अल फ़खरी, इन्होंने माना कि एक तरफ सुल्तान है, एक तरफ प्रजा है और बीच में वज़ीर है, तो सुल्तान और प्रजा के बीच की कड़ी वज़ीर था। उसी प्रकार जिस प्रकार आज केंद्र और राज्य के बीच राज्यपाल होता है, जो राज्यों की बात केंद्र तक पहुंचाता है, तो उसी प्रकार लोगों की बात वज़ीर पहुंचाता था सल्तनत काल में सुल्तान तक। तो वज़ीर के बाद हम लोग देखते हैं नायब ए मुल्क, सल्तनत का प्रतिशासक। ये इस क्वेश्चन का उत्तर जो है डी है। नायब मुल्क यानी नायब मुल्कत के बारे में देख लेते हैं। यह पद मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के समय अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए तुर्क अधिकारी जो थे उन्होंने एक पद सृजित किया जो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत शक्तिशाली पद था। यानी तुर्क अधिकारियों की अपनी सत्ता बनी रहे, इसके लिए इन्होंने एक नया पद सृजित कर दिया। जब ये पद आया तो वज़ीर का पद जो है उससे नीचे हो गया। यह पद पहली बार जो दिया गया, रज़िया से जो विरुद्ध जो षड्यंत्र किया था उसको दिया गया, उसका नाम था एतगीन। आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि सल्तनत काल में नायब मुमलिकत पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो एतगीन था, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त नायब सुल्तान पर यानी नायब मुमलिकत का जो पद था उसको अमीरों ने इस प्रकार से उसको शक्ति दे रखी थी कि सुल्तान केवल नाम मात्र का बचता था, कुछ अधिकार रहते थे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वज़ीर का दायित्व नहीं था? 56वां प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। राजस्व वसूली की देखरेख एवं राजकीय व्ययों का नियमन, ये था सल्तनत काल में वज़ीर का कार्य। प्रांतीय गवर्नरों के हिसाब किताब की जांच और अधिशेष राजस्व की वसूली। मैं बताया ना कि केंद्र यानी सुल्तान और प्रजा के बीच कड़ी का कार्य करता था, तो इस हिसाब से ये भी सही है। प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कार्यों का पुनरीक्षण, तो ये 56वां का ये भी सही है। इस प्रकार से एक बचता है दीवानी कानूनी की कार्य व्यवस्था। दीवानी कार्य व्यवस्था वज़ीर नहीं देखता था, तो अगला इसका उत्तर हो जाएगा 56 का डी। अगला देखते हैं। अलाउद्दीन ने लगभग 4 वर्षों के लंबे अभियान के उपरांत किस स्थान को सर्वाधिक कठिनाई से विजित किया? 57 नंबर सवाल है। पहला ऑप्शन है रणथंबोर, दूसरा चित्तौड़, तीसरा गुजरात, चौथा देवगिरी। तो रणथंबोर के बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में
1301 ईस्वी में सल्तनत की सीमा में रणथंभौर को जीतकर शामिल कर लिया। यानी 1301 में रणथंभौर अलाउद्दीन ने जीता। अब चित्तौड़ की बात कर लेते हैं। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजित कर लिया। इससे पहले किसी सुल्तान ने चित्तौड़ को नहीं जीता था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर क्या रखा? खिजराबाद रखा उसका नाम। तो इस प्रकार से ये तीसरा ऑप्शन जो आ रहा है गुजरात, अलाउद्दीन ने गुजरात 1298 ईस्वी में जीता था। 98 और 400 वर्ष लगाए इसमें, यानी कि और जीता जाकर 1302 के आसपास। यानी गुजरात इसका उत्तर होगा कि गुजरात विजय देवगिरी के बारे में पहले बता चुका हूँ। अलाउद्दीन सुल्तान बनने से पूर्व भी देवगिरी पर आक्रमण कर चुका था। तो गुजरात विजय एक महत्वपूर्ण यहाँ फैक्ट है, उसको देख लीजिए। गुजरात विजय जब गुजरात अभियान किया गया था तो उसी समय मलिक काफूर को गुजरात से ख़रीदा गया था, यानी 1000 दिनार में गुजरात से उसे प्राप्त किया गया था। आगे देखते हैं। एक फारसी इतिहासकार जो चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन के साथ गया था वह था, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अलाउद्दीन के कई अभियानों में अमीर खुसरो शामिल थे। तो इस अभियान में भी अमीर खुसरो गए हुए थे, चित्तौड़ अभियान में। 59 नंबर सवाल देखते हैं। सल्तनत कालीन सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था। उत्तर इधर है, देख लेते हैं। पादती सेना, तोपखाना, अश्वरोही सेना, हस्ती सेना। तो इसमें उत्तर होगा सल्तनत काल में सबसे महत्वपूर्ण सेना जो थी अश्वरोही सेना थी। अगला देखते हैं। सल्तनत काल का एक सैनिक अधिकारी कौन था जो सैनिक पदक्रम में सबसे ऊंचा होता था? तो इसका उत्तर है खान। खान के अधीन 1 लाख घुड़सवार होते थे। यानी इसके खान के अधीन 1 लाख घुड़सवार होते थे। अब मलिक के अंतर्गत 10,000 घुड़सवार थे, 10,000 घुड़सवार इसके अधीन थे। और अमीर के अंतर्गत अमीर जो था इसके 1,000 घुड़सवार होते थे। इस प्रकार आप देखेंगे तो सल्तनत काल में जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद था वो खान का था। खान में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि 10 मलिक को मिलाकर एक खान का पद बनता था। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन ने मेवाड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस कहानी को स्पष्ट तौर से किसने वर्णित किया है? देखिए, अमीर खुसरो समकालीन इतिहासकार हैं, लेकिन इस आक्रमण को यानी कि अलाउद्दीन के चित्तौड़ मेवाड़ अभियान का उल्लेख जो है बड़ी रोचक घटना के साथ एक महाकाव्य में प्रस्तुत किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो विवरण दिया है वो ऐतिहासिक स्रोतों पर उस समय हो सकता है कोई ऐसा स्रोत रहा हो जिसका उपयोग करके जायसी ने लिखा, लेकिन वर्तमान में इस बात का कोई ऐतिहासिक स्रोत जिस प्रकार से जायसी ने लिखा नहीं है। इसीलिए अभी जो मूवी आ रही थी उसमें इतना बड़ा बवाल हुआ। आगे देखते हैं। कर्नल टाड, इसमें एक ऑप्शन है, कर्नल टाड ने राजस्थान पे बहुत अच्छा काम किया है। मौका लगे तो ये किताब पढ़िएगा, किताब का नाम इसमें दिया है। 62 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने मंगोल ढंग से सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित करने का प्रयास किया?
तो दशमलव प्रणाली पर संगठित करने का प्रयास जो किया था वो किया था मोहम्मद तुगलक ने। आगे देखते हैं, सल्तनत काल की राजकोषीय नीति मुस्लिम विधिवेत्ताओं के हनफी विचारधारा के वित्तीय सिद्धांत पर निरूपित की गई थी। सुल्तानों ने इस प्रणाली को किससे ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर है सी, महमूद गजनवी की शासन व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य द्वारा सीधे वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। मैं आपको पहले वीडियो में बताया हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना रखी थी। उसका कारण ये था कि उसके समय मंगोल आक्रमण का भय लगातार बना हुआ था और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी इसी के समय हुए। तो मंगोलों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना तैयार कर रखी थी। सल्तनत काल के दौरान मुख्य करों में से कौन सा कर शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है खराज या उपज के 1/10 से लेकर 1/2 भाग तक परिवर्तनशील भूमि कर जिसे गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था उस समय। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा जजिया को केवल गैर मुस्लिमों से ही लिया जाता था। ये बिल्कुल सही है। जजिया एक सुरक्षा के एवज में लिया जाने वाला कर था जो सल्तनत काल में, इससे जजिया से कई लोग छूट भी थी। जजिया से जैसे विकलांगों, साधु और महिलाओं, स्त्रियों और ऐसे ही ब्राह्मणों इत्यादि से नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला। तो ये भी सही है। खुम्स, यहाँ खम्स लिखा है, वो खुम्स है या युद्ध के लूट का 1/5 भाग। देखिए इसमें सभी सुल्तान ने तो 1/5 भाग नहीं लिया। अलाउद्दीन खिलजी जैसे हो गया, मोहम्मद तुगलक हो गया, गयासुद्दीन तुगलक, ये 4/5 भाग अपने पास रखे। और फिरोज शाह तुगलक ने 1/5 यानी शरीयत को फॉलो किया। लेकिन मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक ने खुम्स का 4/5 भाग अपने पास रखा। आगे ये भी सही है, 1/5 भाग खुम्स सामान्यतः लिया जाता था। खुम्स क्या था? खुम्स युद्ध से प्राप्त लूट, जो युद्ध से प्राप्त होता था वो संपत्ति, या खानों से प्राप्त संपत्ति, या भूमि से कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल गया तो सुल्तान का उसमें 1/5 भाग बन जाता था। तो इस हिसाब से इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा, यानी कि 65वें का उत्तर डी, वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री पर। तो ये जो है सल्तनत काल में ये कर शामिल नहीं था। आगे देखते हैं, अबवाब क्या थे? अबवाब करों के संदर्भ में प्रयोग होता है कि अबवाब धार्मिक कर जैसे ज़कात, तो ये नहीं था। ज़कात मुसलमानों से लिया जाता था, ये 2.5% लिया जाता है। ज़कात का कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है। तो 100 रुपये में यानी 2.5 रुपये प्रत्येक मुसलमानों का, ये शरीयत के अनुसार तय है कि प्रत्येक मुसलमान को ज़कात जो उस हैसियत के हैं, नहीं तो लेगा कौन, सब देंगे, लेने वाला भी तो चाहिए। तो जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, तो उनको 2.5% ज़कात का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। पथकर लगता था सल्तनत काल में। लेकिन अगला देखते हैं, विविध प्रकार के कर जैसे गृह कर, घरी, चारागाही कर, चरी, सिंचाई कर इत्यादि। तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी इसका सही है। व्यापारिक माल पर लगने वाला कर यह अबवाब नहीं था, यह सीमा शुल्क था। तो 66 का उत्तर जो है सी है। और अगला प्रश्न देखते हैं, इस्लामी कानून में ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी सल्तनत काल में ब्राह्मणों से जजिया नहीं वसूल किया जाता था। किस सुल्तान ने इस छूट को वापस ले लिया और ब्राह्मणों पर भी जजिया आरोपित किया? तो इसमें अभी बताया मैं
फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जिज़िया वसूल किया। डी ऑप्शन उसका सही है 67 का। 68 नंबर देखते हैं, सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से किस चुंगी या कर आरोपित नहीं किए जाते थे? तो 68 का उत्तर है डी। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। भोजन गृहों, हलवाइयों, पेशेवर गायकों पर कोई टैक्स नहीं था, सल्तनत काल पर आरोपित नहीं किए गए थे। आगे देखते हैं 69, निम्नलिखित में से किससे स्पष्ट होता है खुम्स घनी राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है? यहाँ खुम्स सही लिखा है। ये देखिए बताया मैं, लूट से प्राप्त चौथा हिस्सा उपभोग सुल्तान करता था। लूट से प्राप्त संपत्ति जो होती थी उसी को खुम्स कहा जाता था। तो इस हिसाब से 69वां का उत्तर है ए। 70, निम्नलिखित में किस वर्ग के लोगों को अधिकतम जिज़िया का भुगतान करना पड़ता था? तो स्वाभाविक सी बात है, जो धनी होगा, जिज़िया के भी कई श्रेणियां थी, जैसे बहुत ज़्यादा जो जिसकी इनकम थी, देखिएगा इसमें तो स्पष्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है साहूकार, सर्राफ, कपड़े व्यापारी और भूस्वामी। व्यापारी तथा चिकित्सक, दर्जी, रंगरेज, कलाकार, चर्मकार, स्त्रियों, बच्चों, दासों। स्त्रियों, बच्चों, दासों से तो ये कल लिया ही नहीं जाता था, ये तो गलत है। ब्राह्मण, विद्वान और हिंदू लेखक, तो ये भी इनसे ब्राह्मणों को तो मुक्त रखा गया था। फिरोज शाह तुगलक ही अपवाद स्वरूप मिलता है कि उसने ब्राह्मण से लिया। दर्जी, रंगरेज, तो ये आपको लगता है कि ये हो सकता है उत्तर, तो ये भी उत्तर नहीं है। उत्तर आपका जो है, जो ए है, जिज़िया सुरक्षा के एवज में लिया जाने वाला कर था, उत्तर ए है आपका। ये साहूकार, सर्राफ, कपड़े व्यापारी और चिकित्सक से ये लिया जाता था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 71 नंबर। खिदमती शब्द को निम्नलिखित में किस कथन के द्वारा सही रूप में स्पष्ट किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर ए होगा, इसे प्राचीन भारतीय शासकों से बलि या करद राशि के रूप में वसूल किया जाता था। तो इसका 71 का उत्तर ए है। 72 देखते हैं, सल्तनत काल में प्रांतीय गवर्नरों का क्या पद नाम था? सल्तनत काल में प्रांत के जो अधिकारी थे उनको कभी कभी मुक्ताई, मुक्ति, वली, नायब, ये सब कहा जाता था। कभी कभी सूबेदार के संदर्भ में प्रयोग होता है। तो 72 का उत्तर जो होगा वो होगा हमारा उत्तर डी। 73 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक अधिकारी के आधिकारिक कार्य उसके पद के साथ सम्मिलित नहीं है? वकील दर, शाही महल एवं गृहस्थी का नियंत्रक, बिल्कुल सही है। अमीर हाजिब शाही दरबार के उत्सवों को व्यवस्था करता था, बिल्कुल सही है। आखूर बेग, अमीर आखूर है ये, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, तो ये भी सही है। अमीर आखूर पद शाही अस्तबल का अधीक्षक जो होता था, मुखिया, अमीर आखूर कहलाता था। नायब ए मुल्क, उप प्रधानमंत्री या वज़ीर, जो अभी नायब ए मुल्क देखा था हम लोगों ने, वो यही है इसमें, उप प्रधानमंत्री या वज़ीर। तो यही वाला ऑप्शन हमारा डी वाला 73वां का गलत है। आगे चलते हैं 74। सल्तनत काल में प्रांतीय गवर्नरों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय क्या था? देखिए, जब इस तरह का पूछ ले कि प्रभावशाली उपाय, तो प्रभावशाली में कई उत्तर प्रश्न, कई निकट का मामला हो सकता है। तो 74वां का हमारा उत्तर है बी, गवर्नरों के उत्पीड़न के विरुद्ध जनता द्वारा सुल्तान को प्रतिवेदन देने संबंधी अधिकार। अब देखिए, बलबन के समय अवध का जो सूबेदार था और उसके गुलाम पर वो अत्याचार किया, तो उस घटना की सूचना वो दे दिया बलबन ने, बाद में उसे कितने कोड़े लगवाए। तो ऐसे ही अमरोहा का भी मामला है। अमरोहा के सूबेदार ने जो दिया बलबन को सूचना, अमरोहा के सूबेदार ने स्थानीय किसी अपने खादिम को कोड़े लगवा दी, तो बलबन तक सूचना गई, बलबन ने उसे लगवाया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये बहुत प्रभावशाली तरीका था। बाकी 74 का उत्तर बी है। आगे चलते हैं
सल्तनत के प्रशासकीय प्रभागों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से उल्लेख सही है। आरोही क्रम के बारे में देखते हैं हम लोग। तो प्रांत, इसमें और कहीं प्रांत दिया नहीं है। शिक दिया, इक्ता दिया है। इक्ता भी एक तरह से प्रांत का ही दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन देखिए, प्रांत के बाद जो था 14वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है कि प्रांत जो था वो बढ़ने लगे थे, सल्तनत का विस्तार हो रहा था। प्रांत को शिक में बांट दिया गया था। शिक क्या था? शिक को जिलों को कहा जाता था सल्तनत काल में, और शिक को परगना में बांट दिया गया था, परगना को ग्राम में बांट दिया गया था। और जिलों में जो यानी जिला जो था वो क्या कहलाता था? शिक कहलाता था। और जिले में शिक, जिले को शिक कहा जाता था। तो इस जिले की व्यवस्था देखने के लिए शिकदार नियुक्त होता था एक। और शिकों को यानी जिलों को परगनों में बांटा गया था सल्तनत काल में। अब परगनों में भी दो प्रकार के अधिकारी होते थे। एक होता था आमिल, और दूसरा होता था मुंसिफ। आमिल का काम क्या था? आमिल का काम था एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक अधिकारी था। और मुंसिफ जो था राजस्व रेवेन्यू ऑफिसर था, यानी राजस्व अधिकारी था, राजस्व व्यवस्था देखता था। और सल्तनत काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो था क्या? गांव था, ग्राम। गांव में भी अधिकारी नियुक्त होते थे, जैसे पटवारी हो गया, चौधरी हो गया, खूत हो गया, मुकद्दम हो गया। तो मुकद्दम जो होता था उसे मुखिया कहा जाता था। आगे देखते हैं, इसका उत्तर होगा ए 75 का। और कोई मिल नहीं रहा है तो आगे देखते हैं। क्षेत्र नंबर, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के पीछे क्या उद्देश्य था? पहले वीडियो में बता चुका हूँ। पहला ऑप्शन है अपार धन संपदा प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। दक्षिण राज्यों को सल्तनत की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य करना। प्रभुसत्ता तो स्वीकार करने के लिए बाध्य तभी होगा जब सत्ता स्वीकार करेगा, तभी ना टैक्स भेजेगा। तो इस प्रकार से ये भी ऑप्शन सही है। तो इसके आधार पर 1-2 सही है, तो सी वाला उत्तर इसका सही है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अलाउद्दीन के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भारत पर हुए। लगभग 7 बार मिलता है उल्लेख, 7 बार हुए। एक बार तो ऐसा हो गया था, तारगी के नेतृत्व में हुआ अलाउद्दीन के समय आक्रमण। तो अलाउद्दीन ने दिल्ली यानी दुर्ग की चाबी दे दिया दुर्ग के रक्षक को, जो द्वारपाल था, उसको दे दी। कहा जो सुबह युद्ध होगी, जो जीतेगा उसी को चाबी दे देना। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन जान बचाकर भी कई बार ऐसा हुआ कि दुर्ग में शरण ले लिया। मंगोल हमेशा इस ताक में रहते थे, जैसे ही सुल्तान दिल्ली से दूर जाए वैसे ही वो धमक पड़ते थे, भारत में आक्रमण कर देते थे। बलबन ने इसी को देखते हुए, बलबन ने कभी एक बार बंगाल गया, लेकिन उसके बाद वो कोई ऐसा अभियान नहीं किया, क्योंकि उसे भय था कि दिल्ली से दूर जाना मंगोलों को दावत देने के बराबर है। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। लगान वसूल करने वाला प्रधान अधिकारी और रेवेन्यू कलेक्टर और परगना स्तर पर राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी कौन था? भी मैं आपको बताया कि मुंसिफ जो होता था वो रेवेन्यू ऑफिसर था, यानी रेवेन्यू कलेक्टर था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और देख लेते हैं अगला 79, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण सिद्धांत को क्रियान्वित करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो इसका उत्तर सी है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं
80 नंबर, खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन था? तो इसका है दीवाने रियासत विभाग जो था अलाउद्दीन का, वो बाजार व्यवस्था देखता था। बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन की मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसकी मूल्य के तत्काल बाद ही समाप्त हो गई, क्योंकि अलाउद्दीन जब तक जीवित था तब तक यह व्यवस्था चलती रही, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद तुरंत यह समाप्त हो जाती है। ये ऑप्शन है, यह मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। तो बिल्कुल सही है, मांग और पूर्ति, यानी कि वहाँ दिल्ली में इतनी मांग नहीं थी और उतनी पूर्ति तो होती थी। इसका अगला ऑप्शन देखें तो और क्लियर होगा, संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बलात् क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चारों दिशाओं के व्यापारियों को इकट्ठा करके दिल्ली में कहा यहीं पे बाज़ार लगाइए, और यानी कहा जाता है बांधे बनिया बाज़ार नहीं लगती। अलाउद्दीन ने बांध कर काम कराने का प्रयास किया, कहा दिल्ली ये यहाँ कपड़ा बिकेगा, सराय अदल में ये यहाँ तेल बिकेगा, यहाँ ये बिकेगा। तो एक निश्चित स्थान निर्धारित कर दिया था जो कि बहुत से लोगों को पसंद न थी। अमीर खुसरो ने लिखा कि कोई कपड़े का बंडल यदि बाजार से जो निर्धारित क्षेत्र है उससे बाहर अगर खुलता था तो उसका जोड़ खोल दिया जाता था, मतलब कहीं से सुल्तान हाथ कटवा दे या कुछ पैर कटवा दे, कुछ भी कर सकता था। तो इस प्रकार से 81 का उत्तर जो हमें मिलता है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार की इक्ताएँ प्रचलित थीं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी। तो इसका उत्तर ए है। बाकी इसको आप वीडियो रोक के देखिए, इसमें वीडियो जो बता रहा हूँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कई बार देखने पर समझ में आएंगी। तो जहाँ ना समझ आए वीडियो रोकिए, उसको लिखिए, नोट करिए, इंटरनेट की सहायता लीजिए और तमाम किताब आपके पास जो है उसकी सहायता लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। पहला वीडियो जो बनाया 1 घंटा लगभग 33 मिनट का हो गया, तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ जल्दी हो जाए। तो 82 का उत्तर ए है। 83 देखते हैं, इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित इक्ता व्यवस्था का क्या तात्कालिक लाभ नहीं हुआ? तात्कालिक लाभ क्या नहीं हुआ, ये पूछ रहा है आपसे। तो 83 का उत्तर है डी, राज्य को अपने वित्तीय साधनों का संवर्धन करने के दायित्व से मुक्ति मिल गई नहीं, मुक्ति नहीं मिली थी। ये दीर्घकालिक जो है प्रभाव नहीं था। मुक्ति तो मिली थी, मुक्ति मिल गई थी, लेकिन ये दीर्घकालिक प्रभाव, तात्कालिक लाभ नहीं हुआ। फिर से पढ़ते हैं इसको एक बार। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित इक्ता व्यवस्था का क्या तात्कालिक लाभ नहीं हुआ? पहला ऑप्शन है भूराजस्व नियमित रूप से वसूल होने लगा, ये तो है। पूर्व मध्यकालीन सामंतों को प्रभावहीन कर दिया गया, ये तात्कालिक लाभ था। इक्ता व्यवस्था लागू करने के पीछे एक कारण ये भी था कि जो पुराने ज़माने से जो भूमि के मालिक थे, इक्ता व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात, यानी जो सामंती व्यवस्था थी उसमें कमजोरी देखी गई। सामंती व्यवस्था को तोड़ने के लिए इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रभावशाली बनाया। लागू तो मोहम्मद गोरी ने किया था इक्ता व्यवस्था, इसलिए कि मोहम्मद गोरी जब सुल्तान बनने से पूरे इल्तुतमिश में बदायूं का इक्तादार था। इक्ता व्यवस्था का उल्लेख मोहम्मद गोरी यानी इल्तुतमिश के समय से ही प्रभावशाली रूप से मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो 83 का उत्तर जो आ रहा है वो 83 का डी है। अगला देखते हैं, इक्ता व्यवस्था के विकास में बलबन का क्या योगदान रहा? तो इसमें देख लेते हैं 84 का बी ऑप्शन है, यानी उत्तर बी है। वंशानुगत इक्ता के सिद्धांत का पूर्णतः तिरस्कार कर दिया बलबन ने। वंशानुगत किसने शासक ने वंशानुगत बना दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया था। इक्तादार चाहे तो अपने इक्ता को गिरवी रख सकता था, बेच सकता था। तो इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक के बाद अनेक समस्याएं जन्म लेना शुरू हो गई। इस प्रकार बलबन ने अपने शासनकाल में जो ये इक्ता व्यवस्था थी उसे वंशानुगत, जो पहले से चला आ रहा था, कुछ सल्तनत में था, तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया।
अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया? 85 का उत्तर है डी, उसने मुक्ताओं को इक्ता के भूराजस्व में अंश या भागीदारी को कम कर दिया। अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है उसने जो टैक्स था वो 50% वसूला, इसलिए कि उसको पास इतनी लंबी सेना थी, सेना को चलाने उसको पालने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अलाउद्दीन ने कई लोगों से विशेषाधिकार छीन लिए, जिनके पास ज़्यादा आमदनी होती थी उनसे भूमि छीन कर राज्य की इनकम बढ़ाने का अलाउद्दीन ने प्रयास किया। तो इस हिसाब से इसका उत्तर 85 का डी है। 86 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सल्तनतकालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। मिनहाजुस सिराज, तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही मिनहाजुस सिराज ने नहीं लिखा, बल्कि यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। यहया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ी मुबारक शाह के शासनकाल में लिखा। अगला ऑप्शन है जियाउद्दीन बरनी, फतवाए जहांदार शाही, ये सही है। इसामी फतूहातुस सलातीन सही है। और शम्स सिराज अफीफ तारीख़ फ़िरोज़ शाही नाम से अपनी पुस्तक लिखा। याद रखिएगा, बरनी की किताब का भी नाम जो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, और शम्स सिराज अफीफ की किताब का भी नाम तारीख़ फ़िरोज़ शाही है। दोनों फ़िरोज़ शाह तुगलक को समर्पित है। अब देख लेते हैं इसामी के बारे में थोड़ा सा। इसामी के पूर्वज जो है कभी खलीफा के यहाँ वज़ीर के पद पर रह चुके थे। इसामी ने फिरदौसी के शाहनामा के आधार पर भारत का इतिहास लिखा, यानी कि इसामी के फतूहातुस सलातीन को शाहनामा यानी भारत का शाहनामा भी कहा जाता है। इसामी ने जब सल्तनत काल में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित किया मोहम्मद तुगलक, इसामी भी उस समय साथ में गया था। वह काफ़ी दिनों तक वहाँ रहा और फतूहातुस सलातीन में उसने अपने दादा और अपने पूर्वजों से जो इतिहास सुना उसमें लिखा, और बड़ा तीखा अंदाज में इतिहास लिखा है। जहाँ भी बात करता है इसामी तो यही एक विवरण है, जैसे चरखे का उल्लेख पहली बार फतूहातुस सलातीन में इसामी ने किया है। और आगे जब इसामी की बात होगी कहीं तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन, ये इसका उत्तर ए होगा। मिनहाजुस सिराज ने तबक़ात नासिरी लिखा है और तारीख़ मुबारक शाही यहया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। 87 नंबर, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने क्या कदम उठाए? तो इसमें साफ साफ है उसका उत्तर 87 का डी। अब देख लीजिएगा इसको, सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इक़्तिदारी व्यवस्था में कौन सा परिवर्तन प्रचलित नहीं किया? तो 88 का उत्तर है, इसका भी उत्तर डी है। इक्ताओं यानी इक्ता के अहस्तांतरण पर कठोर नियंत्रण लगाया, यही उत्तर इसका है। मैं आपको इससे पहले इक्ता व्यवस्था के बारे में, फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में बता चुका हूँ। सिकंदर लोदी के शासनकाल में इक़्तिदारी व्यवस्था में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू हुआ? तो मुक्ता को वजाहदार अभिहित किया जाने लगा, यानी मुक्ता जो होता था वो वली यानी प्रांतीय अधिकारी, जो प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, मुक्ता वली मुक्तई, जो ऊपर हम लोगों ने प्रश्न किया तो उसको मुक्ता नाम से भी जाना जाता था। लोदी काल में यानी सिकंदर लोदी के समय ये वजाफदार या वजाहदार कहे जाने लगे। तो इस हिसाब से उत्तर 89 का ये हो जाएगा। 90 देखते हैं, सल्तनत काल में भूस्वामित्व के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कृषक अपनी भूमि के स्वामी होते थे, बिल्कुल सही है।
सुल्तान या उसके इक़्तिदार केवल उपज या फसल के एक भाग को भूराजस्व के रूप में वसूल कर सकते थे। बिल्कुल सही, राज्य को केवल भूराजस्व वसूल करने का ही अधिकार था, भूस्वामित्व का नहीं। तुर्कों, अगला देखिए, तुर्कों के आगमन के साथ भूस्वामित्व के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए। कह रहा है कथन सत्य नहीं है 90 का, तो 90 का यही डी सही नहीं है। तुर्कों के आगमन के साथ भूस्वामित्व के स्वरूप में परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन, ऐसा कोई नहीं हुआ था। अगला देखते हैं 91, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस श्रेणी की भूमि से राज्य को भूराजस्व के रूप में आय नहीं होती थी? तो सीधा सीधा उत्तर है खालिसा भूमि राजभूमि कहलाती थी। इसकी आमदनी सीधा सुल्तान के शाही खजाने में जाती थी। इक्ताओं से जो समय समय पर मुक्ता या वली या सूबेदार भेजते थे वो भी शाही खजाने में जमा होती थी। सुल्तान के साथ संधियों के द्वारा संबंध हिंदू राज्यों से अलाउद्दीन खिलजी दक्कन के 4 राज्य देवगिरी, होयसल और जितने भी राज्य थे सबको करद राजा के रूप में इस्तेमाल किया, यानी उनको सल्तनत में मिलाया नहीं बल्कि उनसे टैक्स वसूला। तो संधि करके टैक्स वसूला, जैसे रामचंद्र देव को देवगिरी से लाया और दरबार में सम्मान के साथ 6 माह बाद फिर उसके राज्य देकर उसे कहा गया कि तुम जाना वहाँ अपनी जो इनकम होती है सालाना, जो कर बनता है सुल्तान का, वो आप भेजते रहिएगा। बस अलाउद्दीन ने यही किया, दक्षिण से धन उगाही की। इसका उत्तर है मुसलमान, ये डी वाला, मुसलमान विद्वानों एवं संतों को वक्फ के रूप में प्रदत्त भूमि, यानी मिसल सूफी संतों को जो भूमि दी जाती थी वक्फ में कि जाकर वो अपनी कृषि करें और उसी से इनकम से अपनी जीविका चलाएं। इसी प्रकार आप देखेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्रों द्वारा खेती की जा रही थी राजस्थान में। तो वहाँ पर वहाँ के हाकिम ने इस बात का पूछा कि ज़मीन आपके नाम पर है, तो बताया कि नहीं। तो लड़कों ने दबाव बनाया कि जाइए आप सुल्तान से ले आई परमिशन। तो जब सुल्तान मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली आए तो उस समय कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में थे। तो उन्होंने कहा आप मत जाइए, मैं जा रहा हूँ दरबार में और ये कागजात लेकर आ रहा हूँ। सुल्तान जो था दरबार में, जैसे ही कभी इससे पहले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित सूफी थे, कभी इससे पहले दरबार में नहीं गए थे। जब दरबार में गए तो सुल्तान खड़ा होकर उनका स्वागत किया और आने की वजह पूछी, फिर साइन करके दे दिए। तो कभी इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से सूफी थे जिनके पुत्रों द्वारा खेती किया जाता है, जिनके पुत्र खेती करते थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती इस पे ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती से चिश्तिया संप्रदाय को भारत में जो सबसे लोकप्रिय बनाया तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया, जिनकी कब्र अजमेर में है, जिनका रोजा। आगे देखते हैं इक्ता का वास्तविक अर्थ है। वास्तविक अर्थ इक्ता में बहुत सारा विवाद है, लेकिन सबसे निकट का उत्तर बी है, 92 का बी। नकद वेतन के बदले किसी कृषि क्षेत्र विशेष के भूराजस्व का हस्तांतरण। इक्ता क्या था? वास्तव में एक भूमि का टुकड़ा था। ये इक्ता जिसको मिलता था वो उसी से अपना खर्च चलाता था और शाही कोष के लिए यानी सुल्तान के लिए भी टैक्स वार्षिक रूप से या जैसे भी सुविधा होती तो वो भेजता था। तो इसका उत्तर 92 का बी है। 93 के सुल्तान ने भूराजस्व बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया। मैं आपको बताया अलाउद्दीन इतनी बड़ी सेना रखा था, उसको पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए उसने भूराजस्व को बढ़ा दिया और सेना को पालने के लिए। ऑप्शन है 93 का सी। अगला देखते हैं 94। भूराजस्व वसूल करने के लिए ठेके पर भूराजस्व वसूली का अधिकार प्रदान करने, फार्मिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू की व्यवस्था सल्तनत काल में प्रचलित थी। निम्नलिखित में कौन उपयुक्त प्रकार से भूराजस्व की वसूली नहीं करते थे? तो इसमें उत्तर है बी, पटवारी नहीं करते थे। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सल्तनत काल में भूराजस्व निर्धारण के निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली तरीका प्रचलित नहीं था? तो सल्तनत काल में कबूलियत या इकरारनामा
कबूलियत या इकरारनामा यह व्यवस्था प्रचलन में नहीं था। ये शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी कहा किसानों से लगान निर्धारित करते समय उन पर नरमी बरती जाए, लेकिन वसूल करते समय उनसे नरमी ना बरती जाए, पूरा का पूरा अनाज वसूल किया जाए। तो इस प्रकार से बटाई भी सल्तनत काल में प्रचलित थी। बटाई एक तरह से आप देख लीजिए कि उपज जो होता था, यानी किसान जो उपजाता, उपज उसकी होती थी, फसल पैदावार होती थी, उसका पैदा होने के बाद वास्तविक उपज कितनी निकली है, गुड़ाई उड़ाई के बाद जो भी अपना है निकालने के बाद उसका बंटवारा होता था, उसे बटाई कहा जाता था। मसाहत व्यवस्था सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको शुरू किया था। ये पैमाइश के आधार पर, जैसे खेत है, खेत का 2 भाग कर दिए, एक भाग ये, एक भाग किसान का, एक भाग राज्य का टैक्स। अब बटाई में क्या है, बटाई में अनाज इतना इकट्ठा कर लिए और जितना अनाज निकाल लिया, अभी ये खड़ी फसल भी हो सकती है, ये वाली ये खड़ी फसल भी हो सकती है, और ये अनाज निकालने के बाद जो राज्य का हिस्सा है राज्य को दे दिया, किसान का है किसान अपने पास रख लिया। तो आगे देखते हैं, इसका उत्तर 95 का सी है, कबूलियत या इकरारनामा। अगला देखते हैं 96, लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था। इसको पढ़ लीजिएगा। 96 का उत्तर है सी। अगला देखते हैं, सल्तनत काल में भूमि पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था। भूमि की नाप के लिए, भूमि की पैमाइश के लिए, तो इसका उत्तर है सी, मसाहत। 97 का सी, मसाहत भूमि की पैमाइश के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला देखते हैं, इक्ता व्यवस्था को सल्तनत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का आधार स्तंभ कहा गया है, क्योंकि, इसको देखिएगा। 98 का उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी है। गैर खालसा भूमि लगान वसूली का अधिकार इक्तादारों को हस्तांतरित कर दिया जाता था, और इक्तादारों द्वारा गठित सेना इक्ता सेना सल्तनत की सेनाओं का सबसे बड़ा अंश थी। ठीक है, सब सुल्तान जब युद्ध के लिए जाता था, तमाम इक्ताओं से सैनिक बुलाए जाते थे, जो मुख्ता या सूबेदार होते थे उससे कह दिया जाता था कि ये इस अभियान पर इतनी सेना की आवश्यकता है, आप अपनी सेना लेकर कुछ या सैन्य टुकड़ी भेजिए। कई बार ऐसा हुआ कि स्थानीय सूबेदारों ने सेना भेजने से इनकार कर दिया, तो बाद में राजा जब अभियान करके आता था तो उसके विरुद्ध अभियान करता था, क्यों नहीं भेजी, तो उसका कारण पूछता था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में भूराजस्व योग्य जमीनों को खालिसा और खाली जगह है में विभाजित किया गया है। खालसा भूमि वो भूमि थी जिसकी आमदनी सीधा यानी सरकारी ज़मीन थी ये, और सरकारी ज़मीन की जो इनकम होगी सरकारी खजाने में जमा होगी, यानी सुल्तान के शाही कोष में जमा होगी। तो ऐसे प्रश्न जो हों, जो छोटे देखने में लगें, लेकिन वो उसको कई बार पढ़ के उत्तर देना चाहिए। पहले वीडियो में बताया मैं, ये अक्सर प्रायः देखा जाता है कि ऐसे ही आसान क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है छात्रों द्वारा। सल्तनत कालीन भूराजस्व योग्य जमीनों को खालसा एवं इनाम नहीं है, वक्फ नहीं है, बंजर नहीं है एवं इक्ता में विभाजित किया गया। 99 का उत्तर ए। अब 100 यानी 100 का उत्तर देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि जन्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नहीं किया, यानी कृषि व्यवस्था में कौन सा परिवर्तन नहीं किया। उसने भूतपूर्व सुल्तान द्वारा प्रदत्त अधिकांश छोटी इक्ताओं को जब्त कर लिया, यह अलाउद्दीन ने किया, ये सही है। भूराजस्व का पुनर्निर्धारण किया गया और नए सिरे से इक्ताओं को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही। अलाउद्दीन ने जांच करवाई, जो इक्ता जिनको मिली थी वो सेवा नहीं कर रहे थे तो उनसे इक्ता ले ली गई, उनके स्थान पर जो सेवक नए नियुक्त हुए उनको दे दी गई। भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया। मैं बता चुका हूँ कि इससे पहले भी अलाउद्दीन ने 1/2 भाग यानी 50% उसने टैक्स के रूप में लिया।
अब अगला देखिए डी, चाहे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट या क्षतिग्रस्त ही क्यों ना हो गई हो, फिर भी भू राजस्व की बढ़ी हुई दर से वसूल किया जाता था। नहीं, अलाउद्दीन भी निरंकुश था, इतना अधिक निरंकुश नहीं था कि वह इस प्रकार के किसानों के साथ अत्याचार करे। इस प्रकार इसका उत्तर डी है। आगे चलते हैं। 101, भू राजस्व की वसूली में अभिवृद्धि के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में कौन सा उपाय नहीं किया? तो इसको आप पढ़िएगा और इसका उत्तर जो है 101 का वो है डी। अगला देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने यह घोषणा की कि संपूर्ण दोआब में भू राजस्व की वसूली सीधे राज्य द्वारा की जाएगी। इस घोषणा के पीछे अलाउद्दीन का क्या उद्देश्य नहीं था? तो इसका भी उत्तर इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर होगा 102 का सी, जिससे कि लगान वसूली के क्षेत्र में कार्यरत बिचौलियों के बोझ के किसानों से मुक्त किया जा सके। तो इसका उत्तर सी है। 103 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने नकदी के स्थान पर उपज या जिन्स के रूप में भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था क्यों प्रचलित की? तो इसको देखते हैं। इसमें सी उत्तर है। उपज के रूप में भू राजस्व की वसूली से नगरों में खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित बनी रहे और इससे बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने में सहायता मिलती। तो यही उत्तर है इसका सी। 104 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कृषिजन्य या भू राजस्व सुधारों एवं परिवर्तनों को लागू करने के लिए पीछे क्या मूल उद्देश्य था? 104 का 104 देखते हैं। वो बात आ गई। पहला देखते हैं। इक्तादारों एवं भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों द्वारा कृषकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अतिरिक्त भू राजस्व के द्वारा शाही। दूसरा है खजानों को समृद्ध करने के लिए, यानी अतिरिक्त भू राजस्व के द्वारा शाही खजाने को समृद्ध करने के लिए। तीसरा है भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, ये भी नहीं है। चौथा उत्तर इसका देखते हैं ऑप्शन, इन सुधारों एवं परिवर्तनों को राजनीतिक एवं सैनिक दृष्टि से क्रियान्वित किया गया था। बिल्कुल सही है। पहले भी बता चुका हूँ अलाउद्दीन के बारे में कि वो क्यों इतना कृषि व्यवस्था पर ध्यान दे रहा है। अब देखेंगे जहाँ जहाँ कृषि व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है बहुत अधिक, एक नॉर्मल होता है एक बहुत अधिक जब ध्यान देना कोई सुल्तान शुरू कर दे, यानी उसको पैसे की आवश्यकता है, इसलिए वो अधिक ध्यान उस फील्ड पर दे रहा है। जैसे आज सरकार छोटे और मझोले उद्योगों पर विशेष ध्यान दे रही है। उस समय तो इतने उद्योग थे नहीं, तो जब भी सुल्तान इस प्रकार की आमदनी बढ़ाने को सोचता था, कभी बंजर भूमि को खेती योग्य बनवाता था, तो कभी उसमें सुधार करके जांच करा के राज्य किसी तरह से उसका उद्देश्य होता था कि राज्य की आमदनी बढ़े ताकि शासन सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। अगला देखिए। अलाउद्दीन के सिंहासनारोहण के समय राजस्व विभाग भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए कुख्यात था। राजस्व विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा निम्नलिखित में से कौन उपाय नहीं किया गया? याद रखिएगा, राजस्व विभाग सल्तनत काल से ही नहीं और पहले से ही जहाँ धन का लेन देन होता वहाँ भ्रष्टाचार भी, ऐसा संभव नहीं कि 100% हो, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। खफी खां मुगल कालीन इतिहासकार है, वो लिखता है कि मुगल वित्त यानी राजस्व विभाग में काम करने से अच्छा है व्यक्ति जाके कुत्ते और सुअर चराएं। खफी खां का ये स्टेटमेंट है। तो अलाउद्दीन के बारे में बात हो रही है, तो 105 का जो उत्तर है वो है डी। देखिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और रोचक भी है। उसने राजस्व विभाग के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि कर दी। बिल्कुल सही है कि ताकि उनका खर्च अगर सही रूप से महीने का पूरा खर्च या जो भी है उनको मिल रहा है, उनका परिवार चल रहा है, तो वो बेईमानी हो सकता है किसी दबाव में कर रहे हों, पारिवारिक दबाव में उनका खर्च पूरा ना पड़ा। अलाउद्दीन ने दूरदृष्टि अपनाते हुए उन अधिकारियों के वेतन में क्या किया? वृद्धि कर दिया। रिश्वत लेने या राजस्व का गबन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था। ये बिल्कुल सही है कि अलाउद्दीन जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, अलाउद्दीन ने भ्रष्टाचार के जड़ को पकड़ने की कोशिश की जांच करवा कर।
पटवारी या लेखों की पुस्तिका बहियों में लगान वसूली संबंधी प्रविष्टियों की जांच के लिए लेखा परीक्षा व्यवस्था को क्रियान्वित किया। बिल्कुल सही है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको आप बनाइएगा और कमेंट से मुझे बताइएगा। 105 के बाद 105 का उत्तर डी है। 106 देखते हैं हम लोग। भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो 106 का उत्तर है सी, अलाउद्दीन प्रथम शासक था जिसने लगान के निर्धारण के लिए भूमि पैमाइश की व्यवस्था की। ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने बड़े पैमाने पर भूमि पैमाइश की व्यवस्था प्रचलित की। 107 देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत कालीन कृषिजन्य एवं भूराजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस सुधार को लागू नहीं किया? उसने भूमि की पैमाइश के स्थान पर बटाई के आधार पर भूराजस्व का निर्धारण किया। ये सही है। गांव के प्रमुखों या मुखियों आदि को उनके विशेषाधिकार पुनः प्रदान कर दिए। गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः प्रदान कर दिए, ये भी सही है। वास्तविक उपज या हासिल के आधार पर भूराजस्व का निर्धारण किया गया और फसल खराब हो जाने की स्थिति में, जैसा कि जानते हैं, ये भी सही है। गयासुद्दीन तुगलक एक उदार सुल्तान था, उसने माफ़ कर दिए। तो 107 का जो उत्तर होगा वो डी है। क्या है इसमें? अलाउद्दीन द्वारा निर्धारित भूराजस्व की दरों को काफ़ी कम कर दिया गया, उसे कम करके उपज के 1/6 भाग कर दिया गया। ये 1/6 नहीं था, 1/2 था, जो कि बढ़ाया था, अलाउद्दीन घटाया नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने कृषि विभाग दीवान अमीर कोही की मुख्यतः इस कारण स्थापना की थी क्योंकि, ध्यान से देखिएगा, दीवान अमीर कोही की स्थापना किस लिए, मोहम्मद तुगलक किस कार्य के लिए किया था? तो इसका उत्तर है बी, राज्य द्वारा विकसित सिंचाई संसाधनों का विकास करने के लिए ये मोहम्मद तुगलक ने। अब एक और इम्पॉर्टेंट, मोहम्मद तुगलक से दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने अकाल संहिता तैयार करवाया था। कौन था वो? मोहम्मद तुगलक। और आगे देखते हैं। 109। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि उत्पादन में अभिवृद्धि के लिए क्या प्रयास किए? उसने भूमि की पैमाइश के आधार पर भूराजस्व के निर्धारण संबंधी व्यवस्था का प्रत्याग कर दिया। नहीं किया, ऐसा नहीं था वो कि उसने प्रत्याग किया हो। उसने भूमि की पैमाइश के आधार पर भूराजस्व के निर्धारण संबंधी व्यवस्था का प्रत्याग कर दिया। नहीं, भूमि की पैमाइश के आधार पर वो लेता था। दूसरा है, उसने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया। उसने नहीं, मोहम्मद तुगलक ने किया था, क्योंकि अर्थव्यवस्था वहाँ भी डगमगा रही थी। उसने भूराजस्व वसूली के दमनपूर्ण एवं उत्पीड़नकारी तरीकों का प्रयोग न करने के लिए, इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। इसका ये गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि उत्पादन में अभिवृद्धि के लिए क्या प्रयास किए? उसने भूमि पैमाइश के आधार पर भूराजस्व के निर्धारण संबंधी व्यवस्था का प्रत्याग कर दिया। बिल्कुल सही है। लगातार बोलते हुए कभी होता है कि मन में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक इमेज बन गई। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पहला कथन ये सही है। दूसरा कि उसने एक बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल सही है। मोहम्मद तुगलक ने भी कृषकों को प्रोत्साहित किया था और ये भी सही है पहला वाला। उसने भूराजस्व वसूली के दमनपूर्ण एवं उत्पीड़नकारी तरीकों का प्रयोग न करने के संबंध में आदेश दिए। बिल्कुल सही है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों के लिए पहली बार दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करवाया। वो किसानों के
हितों का विशेष ध्यान रखता था। और इस तरह 109 का उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त राज्य द्वारा विकसित एवं नवनिर्मित सिंचाई प्रणाली संबंधी योजना को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? 110 का मैं बताया अभी उत्तर आपको। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो नहरों का निर्माण कराया था। जिसने किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को विजित करने की प्रक्रिया शुभारंभ किया? 111 का उत्तर है ए। गयासुद्दीन तुगलक के समय में दक्षिण भारत को विजित करने की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। अब आप कहेंगे अलाउद्दीन भी दक्षिण भारत को विजय करने के लिए गया था, लेकिन अलाउद्दीन दक्षिण भारत गया, दक्षिण राज्यों को जीता, उन्हें दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया। उन्हें करद राजा यानी वो प्रतिवर्ष या प्रतिमाह जैसा भी सुविधा उनको कर वो भेजते रहें, और उनको अलाउद्दीन उसको कहा कि हम तुम्हें वहाँ का राजा जो देवगिरी का है, देवगिरी का राजा रामचंद्र देव को ही माना, कहा सिर्फ हमें टैक्स समय समय पर भेजते रहो। इसीलिए आप देखेंगे कि मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत सबसे विस्तृत था। सुल्तान दक्षिण का ही क्षेत्र बचा था। अलाउद्दीन गया था तो उसको सल्तनत में शामिल नहीं किया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय में दक्षिण विजय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मोहम्मद तुगलक के समय हम देखते हैं सल्तनत काल का सबसे विस्तृत साम्राज्य हमें दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं 112 दक्षिण भारत विजय पूर्ण करने का श्रेय किसे प्रदान किया जा सकता है? 112 का उत्तर मोहम्मद जौना खां के रूप में वो दक्षिण भारत, मोहम्मद तुगलक बाद में बन गया, उसी का नाम है। तो सबसे बड़ा जो साम्राज्य था मैं अभी बताया मोहम्मद तुगलक का था। तो दक्षिण भारत का पूर्ण विजय करने का श्रेय इसको है। एक आध दो क्षेत्र जो था कि ये नहीं जीत पाया था, जैसे अलाउद्दीन ने कभी पांड्य राज्य नहीं विजित कर पाया, लेकिन एक तो मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वो पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया। उसी प्रकार मोहम्मद तुगलक के संदर्भ में भी कहा जा सकता है। 112 का ए उत्तर है। 113 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व एवं कृषिजन्य व्यवस्था विषयक कार्य फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं किया गया? इसको आप देखिएगा और रोक के इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जो बड़ा सवाल होता है उससे कई छोटे सवाल बनने की संभावना बन जाती है। तो 113 का ए होता है, ए उत्तर है। 114 देखते हैं कृषि का संवर्धन करने के लिए फिरोज तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया? तो अब इसका उत्तर है बी। उसने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया नहीं। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की प्रक्रिया गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की और मोहम्मद तुगलक उसको आगे ले गए, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। ये बात सही है कि उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था बड़े पैमाने पर, और गेहूं, गन्ना, तिलहन जैसी फसलों की खेती के लिए उसने प्रोत्साहित किया। सही है। नहरों को किनारे नवीन कृषि बस्तियां बसाई। तो नहर जब बनती, पहले की आबादी कहाँ बसती थी? जहाँ पानी की व्यवस्था हो। तो फिरोज शाह तुगलक ने नहर का एक जाल बिछाया हिंदुस्तान में। आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक की भूराजस्व नीति के संबंध में निम्नलिखित नीति में निम्न में से कौन दोष विद्यमान नहीं था? 115 का उत्तर डी है। उसने इक्ताओं को खरीदने, बेचने, गिरवी रखने की अनुमति प्रदान की। दोष विद्यमान नहीं था। ये दोष पूछ रहा है। ये दोष फिरोज शाह तुगलक के समय विद्यमान था। अभी जैसा कि मैं बताया, इक्ता व्यवस्था को उसने वंशानुगत बना दिया। जब इक्ता व्यवस्था वंशानुगत बन गई तो उसे इक्ता का स्वामी गिरवी रख सकता था, बेच सकता था, और इस प्रकार के कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किए जो उसके भूराजस्व नीति का दोष विद्यमान नहीं था।
इसमें दोष था। उसने इक्ताओं को खरीदने और बेचने, गिरवी रखने की अनुमति प्रदान कर दी थी। ये बात सही है। तो इसका उत्तर 115 का डी होगा। अगला देखते हैं, दक्षिण भारतीय हिंदू राज्य का तुगलक सुल्तान दिल्ली सल्तनत में विलय नहीं कर सके। देखिए वो कौन सा राज्य है 116 का। 116 में उत्तर है सी, द्वार समुद्र के होयसल राज्य जो था उसे तुगलक सुल्तान यानी यही राज्य जो था मोहम्मद तुगलक नहीं जीत पाया था। ये अधीनता नहीं स्वीकार किया। अलाउद्दीन के संबंध में पूछा जाएगा तो ये मदुरा के पांड राज्य जो था, मदुरा का पांड उसके समय सुंदर पांड और वीर पांड दो भाई का शासन था अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो ये अलाउद्दीन खिलजी मदुरा के पांड राज्य को नहीं जीत पाया, यानी पांड राज्य ने अधीनता नहीं स्वीकार की। लेकिन यहाँ दक्षिण में मोहम्मद तुगलक के बारे में जब प्रश्न आया तो द्वार समुद्र उत्तर हो जाएगा। 117 का देखते हैं, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए एक अकाल संहिता तैयार की? पहले ही बता दिया, मोहम्मद बिन तुगलक है इसका उत्तर सी। ये 118 देखते हैं, कौन मध्यकालीन मुस्लिम शासक एक महान विद्वान और खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान जैसी ज्ञान की विभिन्न विधाओं में पारंगत था? पहले वीडियो में मैं बताया था कि मोहम्मद तुगलक अपने समय से पूर्व जन्म ले लिया था। वह विद्वान तो था ही और महान विद्वान, खगोल शास्त्र में उसे बहुत दिलचस्पी थी, चिकित्सा, गणित और तमाम जैसे। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 118 का सी उत्तर है इसका। 119, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील विचारधारा मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित नहीं है? 100 देखते हैं इसको, उसने भारत की भौगोलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाने का प्रयास किया। ये सही है। देवगिरी के संबंध में, आप दौलताबाद के संबंध में देख सकते हैं। वह उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य विद्यमान समस्त अवरोधों को भग्न कर देना चाहता था। ये सही है। राज्य के नीति विषयक समस्त सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त किया गया। मोहम्मद तुगलक धार्मिक रूप से उदार था और उसके बारे में कहा जा सकता है वो जैन गुरु से बैठकर आधी रात तक चर्चा धार्मिक विषयों पर करता था। तो मोहम्मद तुगलक योग्यता को आधार बनाकर उसने अपने साम्राज्य में जो योग्य होगा वो पद पाएगा। इस नीति का पालन करते हुए अपने यहाँ उसने सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त कर दिया, योग्यता को वरीयता दी। चूँकि पढ़ा लिखा सुल्तान था बहुत, तो इस हिसाब से 119 का उत्तर हो जाएगा हमारा डी। वह व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत में सूफी और इस्लामी संस्कृति का प्रचलन किया। तो यह नहीं था। दक्षिण भारत में इससे पहले भी लोग गए। सूफीवाद, इस्लामी संस्कृति का प्रचलन तो अरबों के ज़माने में ही हो गया था। खलीफा के समय यानी कि उमर जब खलीफा हुए इस्लामी जगत में, उमर फारूक, तो उनके समय में काफ़ी व्यापार, और उससे पहले से भी हिंदुस्तान का व्यापार मालाबार तट से अरब व्यापारी आते थे, अरब से मालाबार, और यहाँ से वस्तु वहाँ ले जाकर वहाँ की वस्तु यहाँ लाकर बेचते थे। उन्हें काफ़ी लाभ होता था। तो सामुद्रिक मार्ग से यह व्यापार होता था। 120 देखते हैं, यानी कि 119 का उत्तर डी है। 120 देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? पहला ऑप्शन है विदेशी व्यापारियों द्वारा सांकेतिक मुद्रा स्वीकार न करना, तो ये गलत है। व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई, हाँ ये सही है। इतना सिक्का ढाल लिया तो समकालीन इतिहासकार है बर्नी लिखता है कि प्रत्येक सोनार के घर सिक्कों से पट गए।
सांकेतिक मुद्रा का घटियापन, ये उत्तर उतना सटीक नहीं बैठ रहा है, तो बी वाला उत्तर इसका सही है। बदायूनी ने मैं पहले वीडियो में बताया कि लिखा है, जो अकबर के समय का इतिहासकार हैं मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी, उनकी किताब का नाम है मुंतखाबुत तवारीख। मुंतखाबुत तवारीख में उन्होंने लिखा कि जो मोहम्मद तुगलक के जाली सिक्के थे अकबर के समय तक कमरों से भरे देखे जा सकते थे। इस प्रकार 120 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, और आगे वीडियो जो इससे संबंधित जैसे सूफीज़्म से हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया, तो इस प्रकार का वीडियो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं डालता जाऊंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और जो भी इसमें कई प्रकार की वर्तनी त्रुटि है तो उसको आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं जहां आपको ना समझ में आए। जैसे इल्तुतमिश, इसमें लिखा है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश लिखा है इसमें कई जगह मैं देखा पहले वीडियो में, तो वो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश। जैसे कई जगह उलेमाओं लिखा है, उलेमाओं, तो उलेमाओं नहीं होता, ये उलेमा होता है। जहाँ भी आप प्रयोग करेंगे उलेमा, आलिम, आलिम का बहुवचन उलेमा होता है। अब बहुवचन का बहुवचन तो होता नहीं कि उलमाओं लिखा जाए। तो इस प्रकार की कई जहाँ टाइपिंग की गलतियाँ हैं, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।